अभी जो हम हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं ना, अभी हम हिस्ट्री को कैसे पढ़ते हैं कि हिस्ट्री को 3 भाग में डिवाइड कर दो, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न। ये क्या है डिवीजन, ये कब आया? तो बात है 1817 की, जब जेम्स मिल नाम का एक आदमी आता है, स्कॉटिश है ये, और एक किताब लिखता है और हिस्ट्री को डिवाइड कर देता है, इंडियन हिस्ट्री को 3 भागों में, बेस्ड ऑन हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ये कहता है कि जो भी इंडिया में अच्छा हुआ वो हिंदू रूलर से तब, जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बने वो हिंदू रूलर के टाइम में बने, जो बुरा हुआ वो मुसलमानों ने किया, और फिर हम वापस आए हैं आपका उत्थान करने, अच्छा करने। और यही जो 3 डिवीजन हुआ बाद में कन्वर्ट हो गया एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। तो जो हम ऐसा पढ़ रहे हैं ना कि एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, एक्चुअल में वो रिलीजन के बेसिस पे है कि जब हिंदू रूलर्स थे तो आपका अच्छा हुआ, मुसलमान आके सब कुछ खराब किया, और हम वापस आके सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। ये उन्होंने व्हाइटमैन्स बर्डन थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए किताब लिखी। तो पहले समझते हैं कि जब ब्रिटिश आते हैं तो उनको क्या क्या मिलता है। अब ध्यान दो कि 1526 ईस्वी में मुगल रूल का शुरुआत होता है अंडर बाबर। 1707 तक ये अच्छे से रूल करते हैं और 1757 में खत्म हो जाता है। खत्म मतलब एंड ऑफ सेंट्रलाइज्ड मुगल सिस्टम कह सकते हैं, एंड ऑफ सेंट्रलाइज्ड मुगल रूल। अच्छा, हम एंड ऑफ सेंट्रलाइज्ड मुगल रूल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 1757 में होता है बैटल ऑफ पलासी, और ये होता है कहां? ये होता है बंगाल में। और यहां पे एक ब्रिटिश, जो एक फॉरेन पावर है, ये इंडिया से बिलोंग नहीं करता, ये बाहर से आया हुआ पावर है, और वो मुगल को हरा देता है। 1757 में हराता है, फिर 1764 में बैटल ऑफ बक्सर में भी हराता है। तो हमें ये देखा जाता है कि जो एक बाहर से आया हुआ पावर है ना, वो मुगल्स को हरा रहा है। तो हम कहते हैं दिस मार्क्स द एंड ऑफ सेंट्रलाइज्ड मुगल सिस्टम और मुगल रूल। अब देखते हैं कि 1526 से शुरुआत होती है, 1707 तक ये बहुत अच्छा एक्सपेंशन करते हैं। कैसे एक्सपेंशन करते हैं? तो देखो, कुछ ऐसा है, अगर इंडिया, अगर देखा जाए तो जो अकबर का रीन था उसमें सेंट्रल इंडिया तक पहुंचते हैं, और ये औरंगजेब का रीन शुरू होता है, औरंगजेब का शासन शुरू होता है जब ये लोग डेक्कन को कब्जा करते हैं और ऑलमोस्ट साउथ तक पहुंच जाते हैं, और फिर वो एक बन जाते हैं पैन इंडिया अंपायर। पर जब 1707 में औरंगजेब मरता है, डाइज, ये यहां मर जाता है, और इसके मौत के साथ शुरू होता है डिक्लाइन स्टार्ट्स। इसके मौत के साथ डिक्लाइन शुरू होता है मुगल रूल का, और 1757 में पहुंचता है, तब तक ये एंड हो जाता है सेंट्रलाइज्ड मुगल सिस्टम। अब मुगल रूल सेंट्रलाइज नहीं रहा, मतलब दिल्ली में बैठा हुआ जो एम्परर है वो कब्जा नहीं कर रहा, वो सब कुछ डायरेक्ट नहीं कर रहा, कैसे करना है, क्या पॉलिसीज बनेगी। अब ये मुगल एम्परर के बस से बाहर है। ये कैसे होता है, क्यों होता है? कि जो 200-250 साल तक रूल किया इन लोगों ने, 1526 से रूल शुरू हुआ, 1707 तक गया, 200 के आसपास साल, 200 साल के आसपास इन लोगों ने जो रूल किया वो 50 सालों में खत्म कैसे हो गया, उसे हम समझेंगे कि इनके पॉलिसीज में क्या डिफिशिएंसी था, इनका जो स्ट्रक्चर ऑफ रूल था उसमें क्या प्रॉब्लम था, उन सारी चीजों को भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले समझो कि इन लोगों ने शासन किया कैसे। जैसे मान लो रूल कैसे करते थे वो समझो, जो मेजोरिटी एरिया में रूल था वो पहले समझते हैं। यहां पे बैठा हुआ दिल्ली में मुगल एम्पायर बैठा हुआ है, और इसके नीचे एक होता है वजीर, और वजीर के नीचे होता था बहुत सारा गवर्नर्स, और इस गवर्नर के नीचे बहुत सारा होता था मनसबदार, और इस मनसबदार को ही बोलते हैं जागीरदार। अब जागीरदार को दिया जाता है एक टुकड़ा लैंड का, एक एरिया दिया जाता है, किस एरिया में आपका मनसबदारी है, इस एरिया में आपका जागीरदारी, ठीक है। और इस तरह से सब लोगों को, पूरे लैंड को मैनेज किया जाता है एम्पायर के द्वारा। सारा जमीन है किसका? जमीन बिलोंग्स टू, द लैंड बिलोंग्स टू एम्पायर। अब ये क्यों समझा रहा हूं, ये थोड़ी देर में समझो, क्योंकि ये जमींदारी नहीं है, ये जागीरदारी है या मनसबदारी है। जागीरदारी का मतलब कि जो लैंड है उसकी अथॉरिटी सिर्फ किंग के पास है, एम्पायर के पास है। उसने एक मनसबदार अपॉइंट किया कि आज से इस जमीन का देखरेख तुम करोगे, इस टुकड़े का।
यहां से टैक्स कलेक्ट करोगे और उसको दो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। ये जो मनसबदार है इसको दो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया। पहला गया टैक्स कलेक्शन का, कि तुम इस जमीन से कर वसूलोगे। ये टैक्स किस चीज का होगा? एग्रीकल्चर का होगा। इस पर जो पीजेंट्स होंगे, जो किसान होंगे, वो खेती करेंगे, खेती करके अनाज उपजाएंगे, अनाज से ये लोग टैक्स कलेक्ट करेंगे और टैक्स कलेक्ट करके इसका 3 हिस्सा होगा, जो हम आगे समझेंगे उस 3 हिस्से का क्या क्या होगा। तो ये टैक्स कलेक्ट करेंगे और उसका कुछ हिस्सा एम्पेरर को वापस देंगे या किंग को देंगे। अगर एक जो मनसबदार है ठीक से काम नहीं करेगा तो किंग इसकी जगह किसी दूसरे आदमी को लेके आएगा और रख देगा। कहने का मतलब कि मनसबदार का जमीन नहीं है ये जमीन है राजा का। राजा ने एक मनसबदार अपॉइंट किया, बोला तुम जाके आज उस जमीन का देखरेख करोगे, अगर तुमने कुछ गलती करी तुम्हें हटा करके हम दूसरा को इंस्टॉल कर देंगे। ओके, ये है मनसबदारी सिस्टम। अब मनसबदार जो टैक्स कलेक्ट करेगा उसको दो काम दिया गया। पहला कि तुम टैक्स कलेक्ट करो और दूसरा कहा गया कि तुम आर्मी को मेंटेन करो। मतलब तुम 1000 आदमी को मेंटेन करो और कम से कम 200 हॉर्सेस को मेंटेन करो। ठीक है, 1000 हथियार बंद लोग चाहिए और 200 घोड़े चाहिए मुझे तुमसे। तुम इतने को मेंटेन करो। क्यों मेंटेन करो? कि जब वॉर होगा तो किंग बोलेगा कि एक काम करो, मूव द ट्रूप्स एंड द हॉर्सेस टू दिस लोकेशन। यहां पे झगड़ा हो रहा है तो जो मनसबदार होगा वो अपने ट्रूप्स को बोलेगा ठीक है तुम यहां पहुंचो और जाके झगड़ा करो, लड़ाई करो और जीतो। किसके लिए? किंग के लिए। ये पूरा कॉन्सेप्ट है। अब ये जो टैक्स कलेक्ट होगा इसका 3 हिस्सा होता था। पहला हिस्सा कहा जाता था अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए मनसबदार खर्च करता था। दूसरा हिस्सा वो किंग को देता था और जो तीसरा हिस्सा था वो आर्मी को मेंटेन करने में, उसकी सैलरी वगैरह देने में, हॉर्सेस को खिलाने में खर्च करता था। अब एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि कभी ऐसा टाइम आता है जब टैक्स कलेक्शन कम हो जाए। टैक्स कलेक्शन कम हो जाए, टैक्स कम कलेक्ट हो तो क्या करेगा? क्या अपनी लाइफस्टाइल जीना छोड़ देगा वो? नहीं। क्यों नहीं छोड़ेगा? क्योंकि मनसबदार टेम्पररी है, उसे कभी भी हटाया जा सकता है। तो वो हमेशा ये सोचेगा कि एक काम कर, जितना लूटना खसोटना है ना वो लूटो खसोटो, लूट खसोट के अमीर बनो, क्योंकि फिर तो हटा दिए जाओगे। तो अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करना नहीं छोड़ेगा। क्या राजा अपना हिस्सा लेना छोड़ेगा? नहीं। तो क्या करेंगे ये लोग? आर्मी को कमजोर कर देंगे। पहले ऑन पेपर दिखाएंगे कि 1000 लोग हैं मेरे पास और 200 घोड़े हैं, लेकिन एक्चुअल में सिर्फ 200 आदमी रखेगा और 20 घोड़े रख लेगा और पेपर पर लिख के दे देगा कि हमारे पास है। तब जब झगड़ा होगा तब ये 200 को भेज पाएगा ना, किसके पास 200 है और 20 है, इतने को ही भेज पाएगा और फाइनली युद्ध हारेगा ये लोग। हम समझेंगे कि कैसे टैक्स कलेक्शन अफेक्ट कर रहा है आर्मी को और पूरे मुगल स्टेट के जो पावर है, जो मुगल माइट है, उसे कैसे इंपैक्ट करेगा। एनीवे, तो हमने पहला चीज क्या सीखा? हमने पहला चीज सीखा कि मुगल रूल का स्ट्रक्चर क्या है। मुगल रूल जो है वो हैवली मनसबदारी सिस्टम पे काम करता है। मनसबदारी सिस्टम में क्या है कि एक जमीन है जो एक पर्टिकुलर मनसबदार को दिया गया है और उस मनसबदार का काम क्या है? टैक्स कलेक्शन करना और आर्मी को मेंटेन करना। तो क्या यही एक सिस्टम था रेवेन्यू कलेक्शन का? आंसर है नहीं। एक और सिस्टम था रेवेन्यू कलेक्शन का। जैसे मान लो एक सिस्टम था मनसबदारी सिस्टम, ये डोमिनेंट था। डोमिनेंट कहने का मतलब मेजॉरिटी ऑफ रीजन में यही सिस्टम था, मनसबदारी सिस्टम था। लेकिन कुछ ऐसे रीजन थे जहां खलीसा सिस्टम था। खलीसा सिस्टम में क्या था कि जो मुगल एम्पायर है वो एक टैक्स कलेक्टिंग ऑफिशियल अपॉइंट करेगा, जो टैक्स, जैसे टैक्स कमिश्नर आएगा, और वो कमिश्नर काम क्या होगा? उसको सैलरी देगा। ये सैलरीड होगा, सैलरी देगा और बोलेगा तुम टैक्स कलेक्ट करके पूरा टैक्स मुझे दो। तो कुछ एरिया में खलीसा सिस्टम भी काम कर रहा था, पर मेजॉरिटी सिस्टम में मनसबदारी सिस्टम था। ध्यान रहे, मनसबदारी जमींदारी नहीं है, मनसबदारी जागीरदारी है। मतलब कि जो मनसबदार का बेटा ही मनसबदार नहीं बनता था। राजा जिसको चुन लेगा वो मनसबदार होगा और इसको हटा करके किसी दूसरे को ही बनाया जा सकता था, क्योंकि जमीन किसका था? जमींदार का नहीं था, जमीन राजा का था, जमीन जागीरदार का नहीं था। और ये बताने का रीजन ये है कि कई बार ऐसा हुआ कि इन लोगों ने लोकल लेवल पे कहा, फोर्सेस बना लिए, कहा कि अब तो मैं राजा का बात नहीं मानूंगा। तो अगर तुम राजा का बात नहीं मानोगे तो इस मनसबदार को हटा करके दूसरा मनसबदार M2 को लाया जा सकता है। ऐसा कई जगह हुआ भी था। ओके, अच्छा, ये जो वजीर है, वजीर के नीचे गवर्नर्स है बहुत सारे, इनके नीचे मनसबदार से आ कहां से रहे? तो पहला था मुगल एम्पायर और इसका था एक नोबिलिटी। ये नोबिलिटी बना कैसे, पहले वो समझते हैं। सबसे पहले इन लोगों ने देखा कि टर्की से कुछ लोग थे,
तो टर्की वाले लोगों पर जब अटैक किया मुगल लोगों ने, तो क्या पाया जाता है कि यहाँ के सारे लोगों को मार कर खत्म तो नहीं कर दिया, मार के बाद खत्म खास नहीं किया। इनसे जो रूलर्स थे, जो एलाइट लोग थे, उसको वापस अपने नोबिलिटी में डाल लिया कि ठीक है, हमने तुम्हें हरा दिया है, तुम हार चुके हो, अब तुम मेरे अंदर काम करो, अब तुम मेरी बात मानो, तुम यहां से टैक्स लो और मुझे कुछ परसेंटेज दो, तुम टैक्स लो और मुझे कुछ परसेंटेज दो, और तुम मेरे नाम पे रूल करो कि तुम मेरे अधीन हो, तुम मेरा स्वामित्व को एक्सेप्ट कर लो। फिर इन्होंने पर्शिया पे अटैक किया, जो पर्शिया से निकले थे लोग। फिर लोगों ने इंडिया पे अटैक किया। तो जहां जहां के लोगों पे अटैक किया, उन सब लोगों को धीरे धीरे अपने नोबिलिटी में इनकॉर्पोरेट किया, सबको मार के खत्म नहीं किया। अब 3 फैक्शन हो गया इस नोबिलिटी का, क्योंकि होते ना अपने लोग, हम यहाँ के हमारे लोग। तो पहला बना तुर्रानी फैक्शन, जो टर्की से था। दूसरा बना ईरानी फैक्शन, जो पर्शिया से था। और तीसरा बना हिंदुस्तानी फैक्शन। 3 फैक्शन बन गया। हिंदुस्तानी फैक्शन में हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे। अब ये सब आपस में लड़ना शुरू करते हैं। क्यों लड़ना शुरू करते हैं? मुझे बड़ा जागीर चाहिए, मुझे बेहतर जागीर, जहां फर्टाइल लैंड है वो मुझे चाहिए, ताकि मुझे ज्यादा टैक्स मिले, ताकि मैं अपना लाइफस्टाइल को लैविश कर सकूं। अल्टीमेटली पूरा गेम पैसे का चल रहा है। उस टाइम भी चल रहा था, आज भी चल रहा है। तो ये सब आपस, जैसे आज मिनिस्ट्री के लिए लोग लड़ते हैं, उस समय मनसबदारी के लिए लड़ते थे कि मुझे ज्यादा बड़ा मनसबदार चाहिए, मुझे ज्यादा बड़ा जागीर चाहिए, मुझे जो बढ़िया वाला खेत है ना वो मुझे चाहिए, मुझे डेक्कन में मत डालो, डेक्कन में सब खेत फालतू है। ये सारा रीजंस है फाइट होने का। अल्टीमेटली कहने का मतलब हुआ कि जो सिस्टम था मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का, वो हेवली किस पे था? मनसबदारी पे था। और मनसबदार जो था वो बहुत पावरफुल इंसान था। क्यों? क्योंकि उसके पास 2 चीज था। पहला था टैक्स कलेक्टिंग राइट, और दूसरा था आर्मी। ये दोनों मनसबदार के पास है। इससे कैसे पावरफुल हो जाते हैं? जैसे मान लो कि आज जो आर्मी है हमारी, इंडियन आर्मी, उसको हम कहते हैं कि तुम टैक्स भी कलेक्ट करो और उसी पैसे से आर्मी को चलाओ। तो जैसे मन वैसे चलाएगा वो। जैसे इंडिया में सिस्टम आज देखा जाए तो एक रेवेन्यू सिस्टम, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन अलग है। आर्मी को उससे कोई मतलब नहीं, आर्मी को सैलरी मिलता है। पर हम कहें कि तुम एक काम करो, तुम टैक्स कलेक्शन करो, तो ये घूस भी लेना शुरू कर देगा, किसी को माफ करना शुरू कर देगा, इस पैसे का जैसे मन वैसे इस्तेमाल करेगा। तो बहुत ज्यादा अगर पावर दे दोगे आप एक ही अथॉरिटी में, तो डेफिनेटली वो करप्ट हो जाएगा। टू मच पावर मेक्स पीपल करप्ट। अच्छा, ये जो टैक्स कलेक्शन की हम बात कर रहे हैं, टैक्स कहां से आएगा? तो टैक्स आएगा एग्रीकल्चर से। और एग्रीकल्चर करता कौन है? पीजेंट्स, किसान। इसीलिए जब आप टैक्स बढ़ाओगे तो सबसे पहले आंदोलन कौन करेगा? पीजेंट्स रिवोल्ट करेगा। इसलिए देखा जाता है कि जो पीजेंट रिवेलियंस थे, ये बहुत ज्यादा थे मुगल काल में, क्योंकि मनसबदार जो मन सो टैक्स कलेक्ट करता था, कोई चेक करने के लिए उसे था ही नहीं। तो अल्टीमेटली ये कहा जा सकता है कि पीजेंट रिबेलियंस जो हो रहे थे, वो इसलिए हो रहे थे क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, मुगल का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो था, उसमें इनहेरेंट फेलियर्स थे, सिस्टेमिक डिफिशिएंसीज थे, कह सकते हैं। इनहेरेंट फेलियर्स था उसका सिस्टम। ये तो समझ में आ गया। अब इतना ज्यादा ये जो मुगल एम्पायर है, वो इतनी लड़ाइयां क्यों लड़ रहा है? आप देखोगे कि अकबर के रीन में होता है क्या कि वो ऑलमोस्ट सेंट्रल इंडिया तक कवर कर लेता है। फिर औरंगजेब आता है और वो डेक्कन तक पहुंच जाता है। क्यों कब्जा कर रहा है? क्योंकि कोई भी देश कितना स्ट्रांग होगा मिडिवल पीरियड में, वो किस बात पे डिपेंड करेगा? कि उसके पास टैक्स कितना है, पैसा कितना है। और पैसा कहां से आएगा? पैसा आएगा एग्रीकल्चर से। और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कैसे बढ़ सकता है? तो तरीका है कि अगर हमारे पास लैंड ज्यादा हो तो लैंड बढ़ा लेते हैं, या फिर हम प्रोडक्टिविटी बढ़ा लेते हैं। प्रोडक्टिविटी कहने का मतलब कि सेम लैंड पे हम मल्टीपल क्रॉप रोटेशन करते हैं, अगर साइंटिफिक मैनेजमेंट करते हैं क्रॉप्स का, ताकि हमें ज्यादा प्रोडक्टिविटी मिले। तो जो मुगल काल है ना, मुगल एम्पायर, उसने कभी भी प्रोडक्टिविटी को नहीं बढ़ाया। क्यों नहीं बढ़ाया? क्योंकि उनके पास है पावर। तो उन्होंने लैंड को बढ़ाने की कोशिश की, कॉन्स्टेंटली एक्सपैंड करने की कोशिश करी अपनी टेरिटरीज को, और इसलिए कई लड़ाइयां लड़ी उन्होंने। जब ये साउथ में एक्सपैंड करने की कोशिश करते हैं औरंगजेब रीन में, तो यहां पर मिलता है इनको मराठा, दूसरा मिलता है इनको बीजापुर, इनको मिलता है गोलकोंडा। इन तीनों से फाइट करते हैं और इन्हें सबड्यू करते हैं, और हराने में इनको बहुत पैसा और बहुत रिसोर्सेज खर्च हो जाता है। अब जब एक बार आपने इतना पैसा खर्च कर दिया, तो आपको उम्मीद होगा कि जब जमीन हम कब्जा कर लेंगे तो इस जमीन से हमें बहुत टैक्स मिलेगा। पर वो मिला ही नहीं। क्यों नहीं मिला? क्योंकि जो देखा जाए तो डेक्कन एरिया में पहाड़ी इलाका है, डेक्कन एरिया में ज्यादा प्रोडक्टिविटी है नहीं।
प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, इसलिए टैक्स कलेक्शन कम हो गया। तो आपने करोड़ों रुपए खर्च करके झगड़ा किया और आपको टैक्स मिल नहीं रहा है, जो टैक्स एक्सपेक्टेड था कि ठीक है यार, एक बार जब कब्जा कर लेंगे तो हमें पैसा मिलेगा, वो मिला नहीं। दूसरा, जब इस एरिया पे कब्जा किया तो क्या इन सबको मार दिया? नहीं, इन सबको ही वापस अपने नोबिलिटी में शामिल किया। नोबिलिटी में शामिल करने का रीजन क्या था कि अगर सारे लोकल एलिट्स को मार देंगे, सारे लोकल लेवल जो रूलर्स उनको मार देंगे, तो रिवॉल्ट करेगा, कुछ लोग बचेगा, वो रिवॉल्ट करेगा और हमेशा झगड़ा होते रहेगा। दूसरा, जो लोकल रूलर्स है वो अपने टेरेन को अच्छे से समझता है, अपने लोगों को अच्छे से समझता है, तो जब तक कि लोकल लोगों को अपने थोड़ा सा अथॉरिटी दे करके अपने रूल में शामिल कर लेगा ना, तो जो झगड़ा है वो कम होगा। वरना हर फ्रंट पे तो लड़ते ही रहेंगे ये लोग। और ये जो लोकल रूलर होगा ना, ये अपने लोगों को अच्छे से समझेगा, तो उन्हें अच्छे से मैनेज भी कर लेगा कि ठीक है यार, थोड़ा टैक्स ही भरा है ना, मैं तो हूं ना, मैं संभाल लूंगा। ऐसा करके इन लोगों ने नोबिलिटी में सबको इंक्लूड किया। तो जब इन्होंने डेक्कन पे कब्जा किया तो क्या क्या चीजें बढ़ गई वो समझते हैं। जब डेक्कन पे कब्जा किया तो नोबिलिटी की संख्या बढ़ी, टैक्स कलेक्शन बढ़ा, लेकिन जिस अमाउंट में बढ़ना चाहिए तो उस अमाउंट में नहीं बढ़ा। रिसोर्सेज ऑलरेडी वॉर्स में खत्म हो गए थे, बहुत पैसे खत्म हो गए थे। औरंगजेब ने कोशिश करा कि अपने पेपर पे दिखाया कि मुझे बहुत फायदा हुआ इस चीज से, लेकिन वो ज्यादा देर तक सही हो नहीं पाया। तो रेवेन्यू खत्म हो गया, डिक्लाइन कर गया। टैक्स बढ़ाने की कोशिश किया पर बढ़ नहीं पाया। नोबिलिटी में नंबर ऑफ जो मनसबदार थे वो बढ़ गए कि मुझे ही मनसबदारी चाहिए, मुझे भी जागीर चाहिए। आपस में झगड़ा करना शुरू करते हैं और ये सारा रीजन अल्टीमेटली मुगल डिक्लाइन का कारण है। एक और मेजर कारण है और वो है जजिया। जजिया क्या है? एक रिलीजियस टैक्स है कि ठीक है, तुम्हें ये एक्चुअली जो औरंगजेब था अपने मुसलमान जो उसके सब्जेक्ट्स हैं उसको खुश करने के लिए लाया था। उसका रीजन ये था कि ठीक है यार, तुम आर्मी में सर्व नहीं करते हो तो तुम्हें एक टैक्स देना पड़ेगा, एंड दैट इज जजिया। पिलग्रिमेज टैक्स भी था इसके टाइम में। ओके, तो स्ट्रक्चरल डिफिशिएंसी समझा हमने। स्ट्रक्चरल डिफिशिएंसी क्या था? ये क्लियर ओवरसाइट नहीं था, मनसबदार और किंग के बीच में ऐसा कोई मेजर प्लेयर नहीं था जो आर्मी कैसे फंक्शन कर रही है और जो इसका टैक्स कलेक्शन है वो कैसा जा रहा है उसे ध्यान से देख पाए। कोई था ही नहीं। ये कैसे यहाँ पे चला रहा शासन किसी को पता नहीं था। ठीक है। दूसरा, जो नोबिलिटी था उसके बीच में बहुत फैक्शनलिज्म हो गया था। वो आपस में झगड़ा कर रहे थे कि मुझे ज्यादा जागीर चाहिए, मुझे ज्यादा जागीर चाहिए। तीसरा, कि जो डेक्कन एरिया में इन लोगों ने कब्जा किया, वहां से टैक्स कलेक्शन जब नहीं मिला तो मैक्सिमम एरिया को जो डेक्कन में था जिसे कब्जा किया औरंगजेब ने, उसको खलीसा सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया। मतलब यहां पे रेवेन्यू कलेक्टिंग ऑफिशियल्स डाल दिया जो पैसे कलेक्ट करेंगे, सैलरीड लोग, और वो पूरा का पूरा टैक्स चला जाएगा एम्पेरर को। क्यों जाएगा? क्योंकि फाइनेंस वीक हो गया। जब आप झगड़ा करते हो तो आपका पैसा खर्च होता है ना। तो मुगल्स ने बहुत पैसा खर्च कर दिया, औरंगजेब ने बहुत पैसा खर्च किया डेक्कन में लड़ाई करने के लिए। लड़ाई जीत गया पर टैक्स मिल नहीं रहा। तो अगर मनसबदार को देगा तो टैक्स और कम मिलेगा। तो और टैक्स बढ़ाने के लिए इसको खलीसा सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे रेवेन्यू कलेक्टिंग ऑफिसर्स डाल दिया। अब ऑलरेडी जो यहाँ पे लोग थे एलिट्स, उनको नोबिलिटी में शामिल कर लिया गया है। जमीन है नहीं कि मनसबदारी किसको, जागीर किसको दे, और जागीरदारी के लिए लड़ाई हो रहा है। तो इसे बोलते हैं जागीरदारी क्राइसिस। मतलब जागीर देने के लिए है ही नहीं, राजा के पास जागीर लिमिटेड है, टैक्स आ नहीं रहा है, कुछ को और खलीसा सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया है, तो इसे बोलेंगे जागीरदारी क्राइसिस। कि जहां पे बहुत सारे जागीरदार हैं, बोले मुझे दो मुझे दो मुझे दो, लेकिन मिल देने के लिए जमीन ही नहीं है, किसको देंगे? उसके बाद ये देखा जाता है कि जो मुगल स्टेट है, मतलब जो मुगल अंपायर है, इन लोगों ने कभी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश नहीं करी और टैक्स बढ़ाते चले गए कि ठीक है और टैक्स लेते हैं और टैक्स लेते हैं, नुकसान हुआ है, स्टेट चलाना है ना, तो और टैक्स लेते हैं। जब बहुत ज्यादा टैक्स बढ़ाते हैं तो पीजेंट्स जो थे उन्होंने रिवॉल्ट किया। इसलिए देखा जाता है कि पीजेंट रिवेलेंस वेरी कांस्टेंट फीचर इन मुगल स्टेट। अब सवाल यह है कि जब औरंगजेब 1707 में मरता है तो उसके बाद ही ये डिक्लाइन क्यों तेजी से शुरू होता है? क्योंकि जब तक औरंगजेब था, ये जो फैक्शनलिज्म है, ये जो डिमांड है, ये जो पीजेंट रिवेलियंस है, वो स्ट्रांग रूलर है, स्ट्रांग स्टेप लेता है, तो सब शांत बैठे हुए हैं। लेकिन जब एक बार ये मर जाता है ना, तो लगता है अब किसको लाया जाए, क्योंकि अब पूरा पॉलिटिक्स चल रहा है। मान लो पार्लियामेंट के अंदर पॉलिटिक्स चल रहा है, प्राइम मिनिस्टर, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर चुनने का, तो कितना गेम होगा। कुछ बीजेपी के, मान लो एक कोalition गवर्नमेंट है,
बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, आप भी है, सब है। सब चाहेंगे मेरा कैंडिडेट किंग बने। सेम गेम वहां हो रहा है। ईरानी फैक्शन चाहता है मेरा बने, तुरानी चाहता है मेरा बने, हिंदुस्तानी चाहता है मेरा बने ताकि मुझे ज्यादा पैसा मिले। अल्टीमेटली सबको पैसा कमाना है। अब इसका असर आर्मी पे कैसे पड़ेगा? तो आर्मी पे कुछ ऐसे पड़ेगा कि जैसे ही जो मनसबदार है, ऊपर जो वीक रूलर अगर आएगा तो ये ज्यादा इसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा, मनसबदार को इंडिपेंडेंटली काम करेगा। और मनसबदार अपना पैसा, जो टैक्स कलेक्शन है ना, टैक्स कलेक्शन से बोलेगा टैक्स हुआ ही नहीं कलेक्ट, हम आपको नहीं दे पाएंगे। आर्मी मेंटेन नहीं करेगा, बोलेगा मेरे पास नहीं है लोगों को मेंटेन करने के लिए पैसा, टैक्स नहीं आ रहा है। तो जैसे ही वीक रूलर होगा ये चीज ही बढ़ेगा। ऊपर से मनसबदारी क्राइसिस आ गया, मुझे दो वाला प्रॉब्लम है। फिर आर्मी में करप्शन आएगा। अब इसको पैसा नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ गलत काम करेगा आर्मी भी, इसका सैलरी नहीं मिलेगा तो आर्मी के बाद पास भी करप्शन आएगा। दूसरा जो मेजर प्रॉब्लम है वो ये है कि इन लोगों ने कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं किया। कहने का मतलब कि आर्मी के अंदर जो अभी भी बोझ एंड स्पीयर से लड़ाई कर रहे हैं, वह भी धनुष बाण से लड़ाई कर रहे हैं, लोग तलवार से लड़ाई कर रहे हैं। पर देखा जाए तो अगर ब्रिटिश की बात की जाए तो वो लोग रॉयल एनफील्ड राइफल बनाते हैं। तो गन्स में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, एग्रीकल्चरल में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, गन में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, आर्मी के अंदर कोई मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ, डिसिप्लिन खत्म हो गया आर्मी के अंदर। ये सारी चीजें डिग्रेड कर रही हैं और ये सारे सिस्टमिक डिफिशिएंसीज लेके डूबते हैं अंपायर को। तो अगर डिवाइड किया जाए 4 भागों में तो पहला है अपना पॉलिटिकल, दूसरा है अपना इकोनॉमिक, तीसरा है अपना आर्मी और चौथा है अपना रिलीजियस। पॉलिटिकल के अंदर क्या आएगा? जो स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम्स था वो सारा पॉलिटिकल के अंदर आ जाएगा कि स्ट्रक्चर में क्लियर ओवरसाइट था ही नहीं, कोई मनसबदार को देख नहीं पा रहा था क्लियरली क्या करो। उसके बाद कोई क्लियर लाइन ऑफ सक्सेशन नहीं था, मतलब औरंगजेब मरेगा तो कौन बनेगा राजा ये पता ही नहीं था। यहां पे सक्सेशन डिस्प्यूट होते थे। तो पहला रीजन कि जो मनसबदारी सिस्टम था उसमें इनहेरेंट फेलियर्स थे, इनहेरेंट प्रॉब्लम्स था, सिस्टमिक डिफिशिएंसीज था, कि क्लियर ओवरसाइट नहीं था। एक तो मनसबदार को बहुत सारा पावर दे दिया आपने, उसके बाद उसको देख रेख करने वाला कोई है ही नहीं, तो जैसे मन वैसे बिहेव करेगा। दूसरा रीजन है कि जो आप मरोगे तो आपके बाद कौन राजा बनेगा ये भी नहीं पता, कोई ऐसा क्लियर डिफाइंड रूल्स नहीं है। तीसरा प्रॉब्लम क्या था कि नोबिलिटी आपस में लड़ रही है। नोबिलिटी के अंदर फैक्शंस है 3, हिंदुस्तानी, तुरानी, ईरानी, और तीनों आपस में लड़ रहे हैं कि किंग जो है मेरा हो, वजीर जो है वो मेरा हो, ताकि मुझे ज्यादा जमीन मिले, मुझे ज्यादा जागीर्स मिले, मैं ज्यादा पैसे कमा पाऊं। ये लड़ाई चल रहा है। चौथा प्रॉब्लम है कि जो फैक्शनलिज्म था उसे वीक रूलर्स आके कंट्रोल कर नहीं पाए, क्योंकि औरंगजेब के बाद कोई स्ट्रांग रूलर नहीं आता है। वीक रूलर्स उसे इंटरसेप्ट नहीं कर पाते हैं, ना ही उसे खत्म कर पाते, इनफैक्ट वो कठपुतली बन जाते हैं। आने वाले टाइम में हम देखेंगे कैसे। इकोनॉमिक की अगर बात की जाए तो इन्होंने कुछ भी एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट नहीं किया, बस टैक्स बढ़ाया, और टैक्स बढ़ाने से पीजेंट रिबेलियंस हुए। ना ही इन्होंने आर्मी के अंदर कोई डेवलपमेंट किया, पैसे कमाने कोई तरीके हुए नहीं, जागीरदारी क्राइसिस ऑलरेडी आया हुआ है। और जो खलीसा सिस्टम इन्होंने डेवलप किया वो डेक्कन एरिया में, वहां पे वजह से जागीरदारी क्राइसिस और बढ़ गया, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया। अब जब तक औरंगजेब एक स्ट्रांग रूलर था इस कॉन्फ्लिक्ट को रोक सकता था, पर जब वीक रूलर्स आ गए दे कैन नॉट स्टॉप इट, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी कमजोर हैं। तो ये था इकोनॉमिक रीजंस, क्योंकि इन्होंने एग्रीकल्चर में कोई डेवलपमेंट नहीं किया, इरिगेशन नहीं बढ़ाया। जैसे मान लो आपके पास बहुत जमीन है और उसका 20% एरिया ही सिर्फ आप इरिगेट कर पाते हो, बाकी 70% 80% एरिया इरिगेट नहीं होता है, तो आपका फॉल्ट है। पर औरंगजेब हो गया, कोई भी उसके बाद के रूलर्स ने ये ध्यान नहीं दिया कि अगर मुझे एक कंट्री के फाइनेंसेस को बढ़ाना है, अपने एम्पायर के फाइनेंसेस को स्ट्रांग करना है, तो हमें उस एरिया ऑफ जो अनबैरन लैंड है उसको एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट करना चाहिए, और कैसे करना है। आर्मी के अंदर बात की जाए तो पहला प्रॉब्लम ये आया कि जैसे ही जागीरदारी क्राइसिस हुआ, मनसबदार को कोई वो क्लियर ओवरसाइट मिला नहीं कि स्ट्रिक्ट ओवरसाइट उसे कोई सुपरवाइज कर रहा है, तो जैसे मन वैसे रखना शुरू कर दिया, 1000 की जगह 200 रखना शुरू कर दिया, तो उसने आर्मी के अंदर करप्शन ला दिया। अब आर्मी को सैलरी टाइम पे नहीं दिया तो ऐसे ही लोग छोड़ के चले जाएंगे, घोड़े रखने बंद कर दिए। अब ऊपर से बोल रहा है वार हो गया, आदमी भेजो, भेज ही नहीं पा रहा है। तो ये सारा रीजन आर्मी से रिलेटेड है। दूसरा एक बहुत बड़ा रीजन है कि आर्मी में कोई एडवांसमेंट नहीं हुआ, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं हुआ। मतलब अभी भी लोग धनुष बाण से लड़ाई कर रहे हैं, तलवार से लड़ाई कर रहे हैं, उनके पास गन्स राइफल्स वगैरह कुछ नहीं बन रहा है, कोई इंडस्ट्री ऐसा नहीं डाल रहे हैं लोग। अगर रिलीजियस की देखा जाए तो जजिया नाम का एक टैक्स है, यही है, और पिलग्रिमेज टैक्स भी लगाते हैं इस टाइम पे आकर के। अब जब आप कहते हो कि जजिया दो, तो अब जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, मेजोरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन, वो तो खुश हो जाएगी, ठीक है तुम सामने वाला पे टैक्स लगा रहे हो, अच्छा करो, उनको तंग करो। ये तब भी था, अभी भी है कि जब मुसलमानों को दिक्कत होती है हल्का फुल्का हिंदू खुश हो जाता है।
या जब हिंदुओं को तकलीफ होती है, मुसलमान लोग हल्का खुश हो जाते हैं। इंडिया पाकिस्तान वाला गेम चल रहा है। तो वो प्रॉब्लम्स होता है, क्योंकि रिलीजियस टैक्स है ये। जजिया था तब ये टैक्स जजिया लगा जो, तो उसे कोई अवॉइड नहीं करना। मुस्लिम सब्जेक्ट्स वेर हैप्पी कि ठीक है, दे आर बीइंग फोर्स्ड टू पे टैक्सेस। अब उनको खुश करने के लिए ही टैक्स लाया गया था। जो ये नोबिलिटी है ना, नोबिलिटी के अंदर अपना 3 फैक्शंस हैं, हिंदुस्तानी, ईरानी, तुरानी। इस हिंदुस्तानी के अंदर मुस्लिम और हिंदू है। इन सबको खुश करने के लिए किया गया कि ठीक है, एक टैक्स ला देते हैं। वो टैक्स का एक्सप्लेनेशन अलग है, जजिया क्यों लगाया वो सब जाके पढ़ सकते हो। पर ओवरऑल पर्पस ये है कि अगर आप आर्मी में सर्व नहीं करोगे तो आपको ये टैक्स देना है। पर्पस ये है। ये सारा रीजंस है फेल्यूर ऑफ द सिस्टम और फेल्यूर ऑफ मुगल स्टेट। क्यों? क्योंकि जब आप ऐसा टैक्स लगा देते हो तो जो लोग हैं आपके, वो तो रुष्ट हो जाएंगे ना आपसे। अभी रिलीजियस टैक्स आप लगा दोगे नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट्स पे, तो वो तो नाराज हो जाएंगे कि यार ये तो ऐसा राजा है जो हमसे टैक्स लेता है और दूसरे से नहीं लेता है। ये एक तरह से भेद हुआ ना, एक दूसरे में डिस्क्रिमिनेशन हुआ, डिस्क्रिमिनेटरी टैक्स है ये। तो इसके कारण जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन था, दे वेयर अगेंस्ट दिस सिस्टेमिक डिफिशिएंसीज।